नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग अगले लेक्चर में इस वैसे हिंदी विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने इसके पहले देखा था कि 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की और इसके बाद में उसकी 18 बोलियां हैं। तो 5 उपभाषाओं में हमने उसको एक सेंटेंस से याद किया था। पूरब से लेकर के पश्चिम तक की पहाड़ियों में बिहारियों का ही राज है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इनकी फिर अलग अलग बोलियां थी। 18 बोलियों की चर्चा भी हम लोगों ने कर ली थी। उन 18 बोलियों में से कुछ खास है, जैसे बांगरू का एक नाम हरियाणवी है। बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जाना जाता है और खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी हमने देख लिया। उसके बाद में जो बोलियां हैं, विभिन्न बोलियां हैं, वो कहां कहां किस किस स्थान पर कैसे बोली जाती है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बोली है और इधर लिखा है स्थान। देखिए खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा खड़ी बोली देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, सहारनपुर में, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद। सहारनपुर आप जानते ही फेमस जगह है। मेरठ खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है काट के। रामपुरी चाकू और यहाँ के आजम खान बहुत प्रसिद्ध हैं। मुरादाबाद जहाँ पर पीतल के बर्तन बनते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध। इन सभी जगहों पर खड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद में अगली बोली है ब्रज बोली। ये जरूरी नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन जो प्रमुख जो खास हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की है। बहुत सारी जगहों पर ये बोली जाती है। फिर यहीं से पूछ लिया जाता प्रश्न कि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। तो ब्रज बोली है मथुरा। ब्रज बोली देखिए, ब्रज का क्षेत्र पूरा मथुरा आगरा का क्षेत्र ही आता है, वहां पर जहां कन्हैया का जन्म हुआ। ब्रज बोली मथुरा, आगरा। मथुरा आप जानते हैं कन्हैया का जहां जन्म हुआ। आगरा ताजमहल स्थित है, चमड़े के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विशेषता है शादियों का मौसम चल रहा है, लोग अब तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो अन्यथा लोग जगह वहीं फिरोजाबाद से अपनी महबूबा के लिए चूड़ियां खरीद के लाते थे। अलीगढ़ का ताला बहुत प्रसिद्ध है, अलीगढ़। फिर है मैनपुरी और हाथरस। हिंदुस्तान में 2 ऐसे शहर हैं जिनके नाम में रस है, एक हाथरस और एक बनारस में बनाया रस है। बरेली जहां झुमका गिरा था, फिर झुमका उठा के वापस भी लाया गया। तो इन सभी जगहों पर ब्रज बोली बोली जाती है। उसके पश्चात में अगर हम देखें, अगली बोली है बुंदेली। तो जो बुंदेली बोली है, तो ये झांसी कौन नहीं जानता भला, झांसी की रानी। तो झांसी में, जालौन में, महोबा, ओरछा। देखिए जालौन भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्थान कालपी, जहां पर शायद बीरबल का जन्म हुआ था। महोबा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, आला उदल वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ही जो है जगनी के आलाखंड की रचना जब करते हुए यहाँ के विषय में लिखा, आला उदल के विषय में बहुत सारी चीजें लिखी उसमें। और उसकी 2-3 पंक्तियां मुझे याद है, जो मैं उनको बोलता रहता हूँ बार बार। कि जैसे उन्होंने पंक्ति लिखी थी, 12 बरस लो कुकर जीवे, 16 बरस लग जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। वो जगनिक की पंक्तियां हैं। तो वहीं पर आलाखंड मतलब आला उदल की भूमि महोबा, यहाँ पर ओरछा छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है। अगली बोली है कन्नौजी बोली, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। और कन्नौज भी कर सकते हैं, कन्नौजी तो नाम से ही कन्नौज है। इन जगहों पर कन्नौजी बोली बोली जाती है। फिर है अगली बोली है अवधी उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, लखनऊ नवाबों का शहर और आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आम का समय आने वाला है। फिर उसके बाद में रायबरेली, सोनिया गांधी जहां से सांसद हुआ करती हैं। फतेहपुर बांदा जिले से लगा हुआ है। फिर उसके बाद में प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, कौन नहीं जानता भला। और उसके बाद में यहीं पर जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। आल्फ्रेड पार्क भी यहीं पर है। यहीं पर जो है भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। बहुत सारी चीजें प्रयागराज में है। अयोध्या, रामलला का जहां जन्म हुआ, अवधी बोली ही जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। प्रतापगढ़ प्रयागराज से लगा हुआ बॉर्डर है। आंवले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सर्वाधिक आंवला पैदा करने वाला जगह है प्रतापगढ़। अगली बोली है बघेली बोली आपका बघेलखंड एरिया पड़ता है, जो रीवा से लेकर के सतना, मैहर और ये बांदा तक के बेल्ट में सब जगह, रीवा, सतना, मैहर, बांदा, इन सब जगह में बघेली बोली बोली जाती है। फिर अगली बोली है मारवाड़ी।
मारवाड़ी के लिए अगर देखें तो जोधपुर राजस्थान का क्षेत्र, अजमेर, जैसलमेर, जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है, सर्वाधिक कम वर्षा होती है। सर्वाधिक अधिक वर्षा कहां पर होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है। तो जैसलमेर, बीकानेर, इन सभी जगहों पर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सभी जगहों पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर है मालवी बोली, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, और उसके पश्चात में उज्जैन में कुंभ भी लगता है, 4 जगहों पर कुंभ लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो ये वही जगह है। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंदौर भी मध्य प्रदेश में, भोपाल भी मध्य प्रदेश में, इन सभी जगह पर मालवी बोली बोली जाती है। और तो इंदौर को छोटा मुंबई के नाम से, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर अगली बोली है भोजपुरी। जितनी भी बोलियां 18 बोलियां, उन सब बोलियों में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कोई है तो भोजपुरी है, इसलिए आप इसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। ये बनारस जहां पर बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं, और जो जीते पहली बार जो सांसद वहां से जीते वो प्रधानमंत्री बने, और जो हारे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का शहर है। चंपारण ये बिहार का क्षेत्र पड़ता है। इन सभी जगहों पर भोजपुरी बोली बोली जाती है। उसके बाद में अगली बोली है मगही। मगही बोली ये पूरा बिहार का जो क्षेत्र है उस पर बोली जाती है। तो पटना है, गया, भागलपुर, इन सभी जगहों पर मगही बोली बोली जाती। तो ये बोलियां हैं, और कहां कहां बोली जाती है इनसे भी बहुत बार सवाल आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इनकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके पश्चात में हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का ये है कि भाषा के संविधान में क्या स्थिति है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो भाषा में संविधान की स्थिति देखा जाए तो भाग 17 से भाग 17 तथा अनुसूची 8 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा की चर्चा की गई है। भाग 17 पूछा जाए भाषा की चर्चा किस संविधान के किस भाग में, तो भाग 17। किस अनुसूची में, तो अनुसूची 8। अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा की चर्चा की गई है। अगर देखा जाए तो जब संविधान बन करके तैयार हुआ, यानी मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो उस मूल संविधान के अनुसूची जो 8 थी, भाग 17 था, अनुसूची जो 8 थी, उसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाएं थी। अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं, यानी अनुसूची 8 में अगर वर्तमान में देखा जाए कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ये संवैधानिक स्थिति है। और किस ये जो भाषाएं हैं 22 हो गई, 14 से 8 जो बढ़ गई, कब कब किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन सर्वप्रथम आया 1967 में, 1967 में, और इसमें एक भाषा शामिल की गई, उस भाषा का नाम था सिंधी। 21वां संविधान संशोधन
संशोधन 1967 में आया। इसमें एक और भाषा जोड़ दी गई, इसका नाम क्या था, सिंधी था। और 14 से होकर के कितनी भाषाएं हो गई, फिर 15 हो गई। फिर उसके बाद में अगला संविधान संशोधन आता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आता है 1992। 1992, देखिए 21 में 50 जोड़ेंगे, 21 में अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा ना। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको आप शॉर्ट में नमक कह सकते हैं। ट्रिक है मान लो याद करने की, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई तो 14 1 15, 15 3 कितनी हो गई, 18 हो गई। अब एक अगला संविधान संशोधन आता है, इन सबको जोड़े अगर 1 1 2 7 2 9, तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन आता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में आता है और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं बोडो मास के नाम से। जैसे बोर्ड मास का नियम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो बोडोमस के नाम से जाना जाता है। तो बोडो शॉर्ट में अगर कहें तो बोडोमस, बोडोमस, बो से हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोंगरी और मां से हो जाएगा मैथिली, और सा से हो जाएगा संथाली। तो 14 1 15, 3 18 और 4 ये भाषाएं जुड़ी तो कुल कितनी भाषाएं हो गई, 22। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं संविधान में और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 71वां संविधान संशोधन 1967, 1967 सिंधी। सबसे ये भी परीक्षा में आपके सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सी भाषा संविधान में जोड़ी गई, तो सिंधी। सबसे बाद में कौन सी जोड़ी गई, तो संथाली। या 21वें संविधान संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई, तो 71वें में कौन कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 आया जिसको बोडोमस के नाम से जानते हैं आप, शॉर्ट में याद करने के लिए आपको बोडोमस बोला गया। बो से बोडो, डो से डोंगरी, मां से मैथिली, सा से संथाली। तो कुल मिलाकर के ये भाषाई स्थिति यानी 22 भाषाएं कैसी हुई। फिर उसके पश्चात में हम लोग 343 से लेकर के 351 तक संविधान के अनुच्छेद में क्या लिखा है, इन सब की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद में हम लोग सभी अनुच्छेदों की चर्चा कर लेते हैं। मस्ती के साथ घर में रहिए, बढ़िया लॉकडाउन का पालन करते हुए तैयारी करते रहिए। हिंदी विषय को लेकर के आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ये सहायता देगी आपको। अनुच्छेद 343, चूंकि 343 से लेकर के 351 तक भाषा की चर्चा है, तो अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी
भारत की राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा ना मातृभाषा। भारत की क्या है? हिंदी राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है या हिंदी होगी, तथा उसकी लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 343 में। फिर उसके बाद में हम लोग अनुच्छेद 344 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में लिखा है राजभाषा के विकास हेतु, राजभाषा के विकास हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा के विकास हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद के अनुसार पहली बार 7 जून 1955 को 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया और जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। बीजी खेर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर, तिलक नहीं। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर बीजी खेर। बीजी खेर का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर खेर। तो उसके बाद में अनुच्छेद 344 के अनुसार एक राजभाषा आयोग का गठन भी हो गया। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 344 का, भाई जब संविधान संशोधन होते गए तो उनमें अनुच्छेदों में का खा करके जोड़ दिया गया। तो अनुच्छेद 344 का में लिखा है कि ये जो राजभाषा आयोग बनेगा, इसमें आयोग में 30 सदस्य होंगे। 30 सदस्य, एक अध्यक्ष हो गया और बाकी 30 सदस्य होंगे और इन 30 सदस्यों का बंटवारा किया गया। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। जो 30 सदस्य होंगे उनमें से 20 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से, और 10 सदस्य कहां से होंगे? राज्यसभा से होंगे। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 344 का में है। अब आते हैं अनुच्छेद 345 से 347 तक प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा है। अनुच्छेद 345 से लेकर के 347 तक प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा है। अब अनुच्छेद 345 में क्या है, 46 में क्या है, 47 में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 345 में लिखा है, अनुच्छेद 345 में लिखा है, कोई भी प्रदेश अपनी
मर्जी से कोई भी भाषा चुन सकता है। कोई भी प्रदेश अपनी मर्जी से कोई भी भाषा चुन सकता, किसी का कोई दबाव नहीं है कि संघ कह दे कि आप हिंदी बोलो, आप यही भाषा बोलो, आप उर्दू बोलो, आप संस्कृत बोलो ना। कोई भी प्रदेश अपनी मर्जी से जो आपको बोलना है वो आप बोलिए। अनुच्छेद 345 में वर्णित है। फिर अनुच्छेद 346 है। अनुच्छेद 346 में लिखा है राज्य और संघ। देखिए संविधान में कहीं भी भारत नहीं लिखा गया ना, राष्ट्र लिखा गया। क्या लिखा गया? संघ। संघ लिखा गया हिंदुस्तान के लिए। तो लिखा अनुच्छेद 346 में राज्य और संघ के बीच पत्राचार प्रयोग की भाषा, पत्राचार प्रयोग की भाषा, यानी राज्य और संघ के बीच कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस भाषा में प्रदेश, यानी हमको राष्ट्र से अगर कुछ चीजें लेनी है या कोई बात कहनी है, किसी भाषा में भी राष्ट्र से हम कोई बात, केंद्र से कोई बात कह सकते हैं। तो राज्य और संघ के बीच पत्राचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 346 में किया गया है। फिर है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में लिखा गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कोई भी बोली बोल सकती है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या कोई भी बोली बोल सकती है, यानी किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि आप कौन सी बोली बोलते हैं, अवधी बोलें, बघेली बोलें, जो आपकी मर्जी है वो बोलें। ऐसा अनुच्छेद 347 में लिखा है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या कोई भी बोली बोल सकती है, इसमें कोई रुकावट, कोई रोकथाम नहीं है, यानी सबको बोलने का, कोई भी बोली बोलने का सबको अधिकार प्राप्त, ऐसा संविधान में हमारे उल्लिखित है। तो इसके बाद में इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग अगले अनुच्छेद 348 आदि की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 348 में क्या है, 49 में क्या है, 50 में क्या है, 51 में क्या है, इन सब की भी चर्चा कर लेते हैं। 348 अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 में लिखा उच्च न्यायालय, यानी आप हाई कोर्ट कह सकते हैं, और एससी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा की भाषा, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 348 में कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब में भी आप किसी भी भाषा में पत्राचार का प्रयोग से दिया, किसी भी भाषा में आप बोल सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा। आपसे सवाल पूछा हाई कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अनुच्छेद वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 348 में है। राज्यसभा, लोकसभा का वर्णन तो 348 में है। इसके पश्चात में हम देखें 349 अनुच्छेद 349 में लिखा हुआ है भाषा हेतु विधि, यानी भाषा के लिए कोई विधि बनाना, संविधान बनाना, कोई कानून बनाना, नियम बनाना, तो भाषा हेतु विधि निर्माण की
प्रक्रिया, इसका वर्णन है अनुच्छेद 349 में। भाषा के लिए कोई नियम कानून कायदा बनाना है तो इसका वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 349 में किया गया है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 350 आता है। अनुच्छेद 350 आता है तो अनुच्छेद 350 में लिखा है व्यथा निवारण हेतु, व्यथा निवारण हेतु अभियंता द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, व्यथा निवारण हेतु। यहां से गए आप गोवा, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ज्यादा देखने साकने लगे, गोवा में समंदर में किसी के साथी यार को देखने लगे तो आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप व्यथित हो गए, किसी ने आपको मार पीट दिया। अब आपको आती है हिंदी और वहां पर बोली जाती है कोंकणी गोवा में, तब आपको शिकायत करना है किसी थाने में जाकर के या किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के, तो जरूरी नहीं कि आप कोंकणी भाषा में करें, आप किसी भी भाषा में करें, वो आपका एग्जाम किया जाएगा। वही है व्यथा निवारण हेतु अभियंता द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, अभियंता के द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली भाषा वो आपके भाषा में वो आपका निराकरण किया जाएगा। नहीं कि वो कोंकणी बोलते रहे आपको कहे कि नहीं आप सुनो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अनुच्छेद 350 में लिखा गया व्यथा निवारण हेतु अभियंता द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 350 में है। फिर अनुच्छेद 350 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 का में लिखा है बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा क्या है? किसी की मातृभाषा कोई निर्धारित नहीं रहती है। बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा का मतलब होता है जो मां की गोद में बच्चा जो भी भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाता है। तो बच्चे का एक अधिकार नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यानी मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 350 का में है। तो मातृभाषा कोई भी हो सकती कहीं पर, जो मां की गोद में या देसी भाषा जो उनके यहाँ प्रयोग की जाती है वही उसकी मातृभाषा है। ऐसा अनुच्छेद 350 में वर्णन, 350 का में इसका वर्णन किया गया। अब आइए अनुच्छेद 350 खा, अनुच्छेद 350 खा, अनुच्छेद 350 खा में लिखा गया अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जैसे अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो। हिंदुस्तान में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है, थोड़ी मात्रा में हो तो उनकी भाषा भी अलग होगी। मान लीजिए कोई सिख है, कोई ईसाई है या कहीं और से आकर के बस गए हो हिंदुस्तान में, तो उनकी अलग भाषा होगी। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, यानी उनकी कोई भाषा है तो एक विशेष अधिकारी नियुक्त होंगे जो उनकी भाषा को समझें और उनकी भाषा में ही उनका निराकरण करें। इसके लिए अनुच्छेद 350 खा में ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब आइए अनुच्छेद 351 में प्रवेश करते हैं। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में लिखा है हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी भाषा के
विकास हेतु निर्देश। अनुच्छेद 351 में लिखा है हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हो सकता है, ऐसे निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। और लिखा गया है कि हिंदी में अगर कोई भी शब्द जोड़ा जाएगा, हिंदी में कोई शब्द जोड़ा जाएगा तो वह संस्कृत भाषा का होगा। संस्कृत भाषा का हिंदी में अगर कोई शब्द जोड़ा जाए तो किस भाषा का होगा? संस्कृत भाषा का। आदि जननी, सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश, हिंदी में कोई शब्द जोड़ा जाएगा तो वो किस भाषा का होगा? संस्कृत भाषा का ही कोई शब्द जोड़ा जा सकता है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 351 में वर्णन है। उसके पश्चात में दो और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचते हैं। एक अनुच्छेद 120, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में लिखा गया है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120। और इसी का उल्टा करेंगे, अनुच्छेद 210। 120 का उल्टा 210, इनको परिवर्तित कर देंगे, इसको उठा के यहां रखेंगे, बाकी ऐसे रखते हैं। अनुच्छेद 210 में लिखा गया विधानसभा में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में लिखा गया है। तो ये अब जितने भी अनुच्छेद थे वहां पर कहां पे क्या लिखा है, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। यानी अनुच्छेदों में कहां पे क्या वर्णन है, हिंदी विषय में या भाषा के विषय में क्या लिखा गया है, ये सब पूरा सार हम लोगों ने जान लिया है। इसके पश्चात में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अब हम लोग प्रवेश करते हैं व्याकरण की तरफ और हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला की। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए आप लोग क्लारा क्लासेस से। आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग समर्पित हैं और हम लोग की टीम बहुत अच्छा कार्य आपको करके देगी, आप उसका बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।